आयुर्वेद के पुरोधा श्री पी.के. वारियर जी का निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में। और मैं श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ऐसे आयुर्वेद के पुरोधा को। कई बार क्या होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं और बहुत शांतिपूर्वक कार्य करते हैं और उनका काम बोलता है। ऐसे ही वारियर सर थे कि जिनका काम बोलता था। जितना उन्होंने इतना मुझे याद है कि एक बार मैं जब वहाँ इनके कोटक्कल में गया वहाँ पर, तो सारस्वतारिष्ट का जो निर्माण था वो मात्र एक दवाई की कम होने की वजह से रोक दिया गया था। तो दिस टाइप ऑफ ऑनेस्टी यू शुड have in your work if you want to be like if you want to be a next warrior, पी.के. वारियर। कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि ईश्वर प्रदत्त होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भगवान ने एक क्या कहते हैं उसको, जिससे डेस्टिनी हम वो बनाई होती है। प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में उतना यश नहीं होता, वो उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। तो जिनको इस प्रकार की प्राप्ति होती है वो ईश्वर पुरुष या ईश्वर पुत्र भी कहलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके कार्य के साथ साथ और वो उनको ईश्वर का भी पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त था, जिस वजह से उन्होंने इस ऊंचाइयों को छुआ। और आज हम सब कुछ लोग मिले हों, कुछ लोगों ने मिले होंगे, कुछ लोगों ने नहीं मिले होंगे, कुछ लोगों ने हो सकता है सुना भी ना हो, ठीक है ना। लेकिन आज हम उनके बारे में कहीं बैठे बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जिससे कि जो है, देखिए उदर भरण जो है जीवन दो प्रकार से चल सकता है। एक तो उदर भरण के लिए होता है कि भाई मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना, पेट भरना है जी, काफी पेट का सवाल है जी, कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, और जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं एक्चुअली में वो किसी हद तक अपनी जो जीवन यात्रा है उससे संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई आपको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं परंतु आपको चपरासी बनाया जाता है, आप बाहर जाके खड़े हो जाना और घंटी बजाना या अंदर आने जाने वाले लोगों को रोकना, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कितने लोग उसके लिए तैयार होंगे, बट सर्टेनली आई एम नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू डू दिस, ठीक है ना। और मुझे सबका भी ऐसा ही होगा कि हर एक व्यक्ति, तो मैं इसलिए मैंने आज तक मतलब जिसे खुददारी कहते हैं ना कि भाई, इसलिए आज तक मैं कभी पैरासीटामोल जो है मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी को कह पाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि यार वो जब मेरी कोई चीज है ही नहीं तो मैं उसको किस अधिकार से किसी को कह दूं कि वो ले लो आप या कर लो, ठीक है ना। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो बहुत जरूरी होता है लाइफ में। बहुत पैसा, बहुत चीज़ों, ऐशो आराम, वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ आपको जो है कुछ समय के लिए तो हो सकता है कि वो दें, संतुष्टि दें, लेकिन इन दी एंड आपको लगेगा यार कि मुझे जो है ना वो वर्क सेटिस्फेक्शन अपना चाहिए, काम मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही श्री वारियर जी थे और उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शतायु हुए वो, और आगे भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे
शरीर उन्होंने भले ही छोड़ा है, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। आत्मा जो है वो तो निर्विकार है, पर स्वात्मा है और सत्वभूत गुणयुक्त है, तो वो तो न कभी मरने वाली है और न मरेगी। तो ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि आज अब उन्होंने अपना जो है यह शरीर बदल कर कोई दूसरा चोला ओढ़ लिया, और किस रूप में अब वो दिखेंगे ये ईश्वर ज़्यादा जानता है। दूसरी धातु के अब आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं दैट इज रक्त धातु। रक्त धातु जो है, उससे पहले मैं अगर आप कहो तो एक डॉक्टर कुलभूषण जी नाराज ना हो जाए, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। डॉक्टर कुलभूषण, आप एक बार मुझे अपना सवाल दोहरा देंगे? आई डोंट नो आप मुझसे क्या पूछ रहे थे। आज का पहले क्या कह रहे हो? एक सवाल आपने मेरे से पूछा था, आपने मुझसे कहा था सर वो देख लेना, शायद वो रीनल फेल्यूर के ऊपर था, है ना? यस सर, वो बच्चों में जो नेक्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है सर, उसके रिगार्डिंग था कि इसको आयुर्वेद में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ये 2 मिनट में सम अप करूं? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या होता है कि सवाल ये है कि किडनी जो है वह रक्त शोधन और विसर्जन का माध्यम है, और आपने ये देखा है कि जो हमारी दृष्टि है, जो विजन है आयुर्वेद को देखने का, वो उत्पत्ति, स्थिति और लय के सिद्धांत को मानता है। उत्पत्ति बाल्यावस्था, स्थिति युवावस्था, और लय यानी समाप्ति की ओर वृद्धावस्था। शरीर का ऊपरी भाग बाल्यावस्था, शरीर का मध्य भाग युवावस्था, शरीर का अंतिम भाग वृद्धावस्था। इंटेस्टाइन को हम देखें तो अमाशय जो है वह उत्पत्ति का स्थान, पश्चिमानाशय जो है वो स्थिति का स्थान, और पक्वाशय जो है वो लय का स्थान। और यदि हम दाएं से बाएं चलें तो यकृत जो है वह उत्पत्ति का स्थान, जहाँ पर कि रक्त उत्पन्न होता है, और स्प्लीन जो है वह स्थिति का स्थान, जहाँ की रक्त धातु का संचय होता है, और वृक्क जो है वह विसर्जन का स्थान, जहाँ पे कि रक्त का क्षोधन कर जो बचा हुआ पदार्थ है वह मूत्र के रूप में विसर्जित कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस सर। अब मैं एक सवाल एक बात को मैं पकड़ता हूँ, वो बात ये है कि भाई वृक्क का कार्य जो है वो उत्सर्जन करना है, विसर्जन करना है। और जब हम रीनल फेल्यूर शब्द कहते हैं, यानी कि वृक्क अपना कार्य नहीं कर रहा, हाँ, रीनल फेल्यूर इट मींस कि भाई क्या फेल हो रहा है, मतलब वह शोधन नहीं कर पा रहा है। अब जब वो शोधन नहीं कर पा रहा है तो क्या हो रहा है? मल का संचय हो रहा है। यानी कि रीनल फेल्यूर मींस कि विसर्जन जो है वह कार्य बाधित होने के कारण उत्सर्जन की क्रिया में जिन पदार्थों को उत्सर्जित हो जाना चाहिए था वो नहीं हुए, और हम इसको आयुर्वेदिक व्यू में क्या कहते हैं? मल संचय। क्या कहते हैं? मल संचय। मल संचय। अब ये बात तो तय है कि जब मैंने ये कहा तो मल संचय कैसे, कि भाई यूरिन जो है उसमें यूरिक एसिड जो है, यूरिया है, क्रेटनिन है, ये सारे शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए थे, परंतु ये बाहर नहीं निकले और ये एक्यूमुलेटेड अवस्था में है। यानी कि जो मल अवस्था है वो मल संचय हो गया, जिससे विसर्जित हो जाना चाहिए था। दैट इज द आयुर्वेदिक व्यू। गुण दृष्टि के हिसाब से कहें तो क्लेद गुण वृद्धि अफ कफ धातु इन मूत्र,
ठीक है ना। क्लेद गुण वृद्धि ऑफ कफ धातु इन मूत्र, लिखा आपने, इसको लिख लेना। ठीक है सर। क्लेद गुण वृद्धि ऑफ कफ धातु इन मूत्र। और इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे हम कि वातानुलोमन, तिक्त रूक्ष द्रव्य प्रयोगम, वातानुलोमनम तिक्त रूक्ष द्रव्य प्रयोग, ठीक है। जो यूरिया है, यूरिया इज कंसीडर्ड एज द मल ऑफ रस धातु। जो भी हमने रस धातु पढ़ी है, अब मैंने क्या कहा था, रस धातु का मल क्या है? कफ सर। कफ। और मैंने क्या कहा, क्लेद गुण वृद्धि ऑफ कफ धातु इन मूत्र। तो रक्त का, और मैंने क्या कहा, मल संचय। मल संचय किसका हुआ? कफ का। कफ का क्लेद गुण बढ़कर मूत्र में आ गया। अब जब रीनल फेल्योर होता है तब क्या होता है भाई? यूरिया, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ मिलता है ना। हाँ जी सर। तो हाँ उसको जी कैसे सर, देखना है? swelling हो जाती है सर। यूरिया इज कंसीडर्ड एज द मल ऑफ रस धातु, क्योंकि गुण दुष्टि के आधार पर मैंने आपको बताया कि क्लेद गुण वृद्धि ऑफ कफ धातु इन मूत्र, ठीक है जी। हाँ जी सर। यूरिया इज कंसीडर्ड एज मल ऑफ रस धातु। तो यूरिया एंड क्रिएटिनिन एक्यूमुलेशन जो है उसको हम क्या कहेंगे कि भाई मल संचय हो रहा है, ठीक है। तो जब वो मल संचय हुआ, यूरिया और क्रिएटिनिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे, तो हमने इस अवस्था में तिक्त रूक्ष विरेचन औषध का प्रयोग करना है, ठीक है जी। हाँ जी सर। अगर पेशेंट जो है वो ये आया कि उसको पेशाब हो ही नहीं रहा है ना, इन ए पेशेंट प्रेजेंटिंग विद एन्यूरिया, तिक्त रूक्ष विरेचन औषध हमको प्रयोग करनी है। जैसे अब तिक्त रूक्ष औषध कौन सी लेंगे? मैंने अभी कल आपको जो वो बनवाई थी उसमें पटोल था एक, है ना, पटोल आदि कषायम, पटोल मूलादि कषायम, हाँ जी सर। निम्बक द्वादि कषायम, वासा गुड़ुच्चादि कषायम। ये कैसी औषधि हैं? तिक्त रूक्ष सर। जो रूक्ष विरेचनीय, कैसी हैं? तिक्त रूक्ष एंड विरेचनीय। ये किस में यूज करनी है हमें? तो जब क्लेद गुण की वृद्धि हो जाए। हो गया एन्यूरिया माने मल ऑफ रस धातु। अरे एन्यूरिया पेशाब का नाम है, जब यूरिन नहीं आ रहा, यूरिन नहीं आ रहा ना, मूत्राघात हो गया, है ना। और अगर पेशेंट जो है वो पॉलीयूरिया के रूप में आ जाए तो क्या करना? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रीनल फेल्योर, यानी कि विसर्जित नहीं कर पा रहा। अब वो दो कंडीशन में हो सकता है, मल संचय हो रहा है। एक में तो क्या हो सकता है कि पेशेंट जो है वो प्रेजेंट हो गया एन्यूरिया के, डॉक्टर साहब पेशाब ही नहीं आ रहा है। दूसरा कह रहा है डॉक्टर साहब पेशेंट पेशाब बहुत आता है। अगर पेशाब बहुत आ रहा हो तो क्या यूज करना? मधुर द्रव्य का यूज करना, जैसे शतावरी, गोक्षुर, बला, इक्षु, द्राक्षादि कषाय, ठीक है जी। हाँ जी सर। बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर।
अब उसके बाद क्या होता है कि मैंने जैसे कहा कि भाई आपने तिक्त द्रव्य का यूज करना है, तो तिक्त द्रव्य की कार्मुकता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो शोधन तिक्त और दूसरा शमन तिक्त। ठीक है जी। हाँ जी सर। तिक्त कार्मुकता के आधार पर तिक्त रस की कार्मुकता के आधार पर या कार्मुकता एक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्शन, तिक्त रस को हमने दो भागों में बांट दिया कि भाई एक तो शोधन तिक्त होता है और एक शमन तिक्त होता है। शोधन तिक्त में कौन कौन सा आ जाएगा? पटोल आदि कषाय, पटोल मूल आदि कषाय, निम्ब त्वक आदि कषाय और वासा गुड़ुच आदि कषाय। ठीक है जी। और शमन तिक्त के अंतर्गत क्या आएगा? सर नीम गिलोय सुदर्शन, ऐसा कुछ। शमन तिक्त के अंतर्गत आएगा पंच तिक्त कषाय और गुड़ुच आदि कषाय। ठीक है जी। हाँ जी। ये बात समझ गए आप? यानी कि मैं क्या समझ रहा हूं कि भाई मेरे पास पेशेंट रीनल फेल्यूर का आया, यानी कि लय की स्थिति बिगड़ी हुई है। नंबर 2, मल संचय हो रहा है। मल संचय से क्या तात्पर्य लूं? मल संचय से ये हुआ है कि क्लेद गुण जो है कफ का, वह मूत्र में बढ़ गया है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने चिकित्सा सूत्र क्या लिखा कि मुझे वातानुलोमन, वातानुलोमन से मतलब क्या है? अपान वायु का अनुलोमन करना है। अपान वायु का अनुलोमन मुझे किससे करना है? तिक्त रूक्ष विरेचनीय द्रव्य के द्वारा करना है। क्यों? क्योंकि अपान वायु का जो भौतिक संगठन है वो है पृथ्वी प्लस जल। उस पृथ्वी और जल को कंट्रोल करने के लिए मुझे विरुद्ध गुणात्मक तिक्त रूक्ष रस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आती है? यस सर। फिर जो बढ़ा हुआ यूरिया है उसको मैं दृष्टि देता हूं कि भाई ये जो है ये रस धातु का मल है, और रस धातु का मल है तो मुझे लंघन पर पेशेंट को डालकर अग्नि दीपन करना है, वातानुलोमन करना है और रूक्ष तिक्त विरेचन करना है। अब उसके बाद यानी कि जो यूरिया और क्रिएटिनिन एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, इट शोज दैट द मल संचय इज इंक्रीज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। अब इस अवस्था में हम रूक्ष विरेचन दे रहे हैं, और तिक्त रूक्ष विरेचन देने के लिए अब पेशेंट कैसे आया कि भाई मेरे पास, वो कहता है कि जी यूरिया वगैरह बढ़े हुए हैं, और पेशेंट कहता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एन्यूरिया, मुझे पेशाब नहीं आ रहा। दैट इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ मूत्राघात। उस अवस्था में क्या करूंगा मैं कि उसको तिक्त रूक्ष विरेचन के रूप में पटोल आदि कषाय, पटोल मूल आदि कषाय, निम्ब त्वक आदि कषाय या वासा गुड़ुच आदि कषाय को दूंगा, क्योंकि यह कैसी है? रूक्ष और तिक्त है। फिर उसके बाद यदि पेशेंट पॉलीयूरिया लेके आता है तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई देखो पॉलीयूरिया हो रहा है, यानी कि धातु क्षय होना जो हो रहा है, अब मुझे बल्य स्थिति में जाना पड़ेगा। तो मैं मधुर द्रव्य का प्रयोग करूंगा, जैसे क्षतावरी, गोक्षुर, बला, इक्षु, द्राक्षादि कषायम, इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग करूंगा। अब इसके बाद भाई जब मैं तिक्त की बात करता हूं तो तिक्त जो है वो दो प्रकार से है। एक तो शोधन तिक्त है और कैसा है? शमन तिक्त है। शोधन तिक्त वही पटोल, पटोल आदि कषाय, पटोल मूलादि कषाय, पटोल कटुरोहिणी कषाय, पटोल निम्ब त्वकादि कषाय, वासा गुड़ुच्चादि कषाय, और क्षमन तिक्त में लूंगा मैं पंच तिक्त कषाय और गुड़ुच्चादि कषाय। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी सर। अगर पेशेंट जो है आता है मेरे पास, डायबिटिक पर्सन है
और डायबिटिक पर्सन जो है वो रीनल फेल्यूर के साथ आता है और साथ में उसको एनीमिया भी हो गया है, तब मैं कुमारी आसव लिखूंगा। उसको क्या लिखूंगा? कुमारी आसव। इन डायबिटिक पर्सन हैविंग रीनल फेल्यूर विद एनीमिया, कुमारी आसव। और इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं? आद्रक स्वरस प्लस भुई आंवला। तो फर्स्ट क्या बोला आपने कुमारी आसव के बाद? आद्रक स्वरस प्लस भुई आंवला। देखिए अगर आप ये देखेंगे ना, तो जो शोथ अधिकार है ना, शोथ अधिकार, शोथ पढ़ेंगे ना आप, पांडु के बाद शोथ आता है, हाँ जी। है ना? तो आपको एक लाइन मिलेगी कि जैसे पांडु में रक्तक्षय हुआ जिसके कारण स्प्लीनोमेगेली हुई, और फिर उसके पश्चात अक्सर जो है लोगों को रीनल फेल्यूर हो जाता है, ठीक है ना? तो ये क्योंकि ये पास पास हैं और दे आर इंटरकनेक्टेड। लिवर इज कंसर्न्ड विद स्प्लीन एंड स्प्लीन इज कंसर्न्ड विद द किडनी से। So you have to close look the function of also the liver and spleen too, why the kidney is not working efficiently. So what I am telling you कि भाई आपने इस चीज को बहुत ध्यान में देखना है। तो शोथ हो जाता है, शोथ यानी कि आपको वृक्क रोग का पेशेंट होगा तो मुख शोथ या पाद शोथ ऐसा मिलेगा, मिलता है। हाँ जी सर। हाँ जी। और ये एनीमिया में भी मिलता है, हाँ जी सर। है ना? मैंने आपको बताया था कि यदि आपको पांडु को देखना है तो ल्यूकेमिया भी उसमें आ सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी उसमें आ सकता है, ठीक है ना? ऐसी कई डिसीज जो है वो केवल पांडु के अंतर्गत आ जाती है। तो पांडु को अगर हम बहुत अच्छे तरह से समझते हैं तो हम किडनी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो गुड़ अदरक का प्रयोग करना, ठीक है? अब गुड़ अदरक कहाँ का है? शोथ अधिकार का है। पुनर्नवासव किसका है? शोथ। नहीं, मेरे ख्याल से इतना हम एक बार लेके चलें आगे, फिर अब क्योंकि ऐसे बात बढ़ेगी तो फिर जाने इसी में चलते रहेंगे। हम रक्त धातु पे चले, क्योंकि पांडु है तो पांडु से ही हम रक्त को जोड़ते हैं। ठीक है सर। हाँ जी सर। कुलभूषण जी, थोड़ा व्यू मिला आपको, आयुर्वेदिक व्यू? यस सर। कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि सर हम भी देते हैं, सर्वतोभद्रवटी भी देते हैं, गोक्षुरादि गुलकुल भी देते हैं, चंद्रप्रभावटी भी देते हैं, पथ्यापुनर्नवादि कषाय भी देते हैं, पर समटाइम वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट। उसका रीजन पता है क्या होता है? कि हमें वो दृष्टि एक्चुअली में नहीं होती कि हमें कौन सी चीज का भी यूज करनी होती है। हम तो इकट्ठा समेट देते हैं कि नहीं? हाँ जी सर। हमें ये पता ही नहीं है, हमने तो सीधा कहा भाई ये सर्वतोभद्रवटी लेना, फलाना लेना, क्योंकि वो अधिकार की है। उस वक्त पेशेंट को किसकी जरूरत है? पर सवाल ये है कि आपको उपक्रम का मालूम होना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूं कि नहीं, ये क्लियर होना चाहिए आपको। यस। रक्त धातु स्वरूप एवं कार्य, सूत्र स्थान के अध्याय 14 में 6 नंबर के श्लोक पर महर्षि सुश्रुत जो कि शल्य अधिकार के हैं, वो लिखते हैं रंजिता तेजसा त्व स्वापः शरीरस्थेन देहीनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधीयते। रंजिता तेजसा त्व आपः शरीरस्थेन देहीनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधीयते। यानी कि जो रस का तेज स्वरूप है, यानी कि रस में
जो अग्नि है, जिसे कि क्या कहते हैं, रंजक पित्त कहते हैं, वह राग को प्राप्त होकर क्या करती है, रक्त को बनाती है। ठीक है जी। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी सर। जी सर। अब इसको थोड़ा सा है ना, हम 1 मिनट थोड़ा सा जो माफ करना, मैं थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूं आप लोगों का। कोई बात नहीं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, कि नहीं? हाँ जी। यकृत, रक्त वहानाम शोषणाम स्त्रोतसाम यकृन मूलम प्लीहा च। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? कुछ नहीं, उन्होंने प्लीहा कहा। अच्छा, यकृन, ठीक है। तो अब लेकिन हमको ना ये लोग सब रटते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि भाई यकृत में तो बनता है, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल, वो कहाँ से आता है? सवाल ये है ना, विचार इस पर करना कि भाई ठीक है ये बना देगा, तो फैक्ट्री है, लेकिन क्या ये अपने आप ही बना देता है? नहीं सर। नहीं बनाता। तो अब इसका मतलब ये है कि पहले ये यहाँ से जब भोजन करके ये अमाशय में आएगा, अमाशय से होता हुआ कहाँ जाएगा, पश्चिमानाशय में जाएगा, पश्चिमानाशय से होता हुआ और फिर पक्वाशय में जाएगा, और यहाँ पर जब ग्रहणी होगी या ड्यूडिनम में होगा, वहाँ ड्यूडिनम में इसको एब्जॉर्ब करके जो बाकी भाग है वो यहाँ भेज देंगे, और इसके अलावा जो ये पार्ट है वो यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर जाकर जो है आहार रस जाएगा, उस आहार रस पर रंजक पित्त की क्रिया होकर क्या बनेगा, रक्त बनेगा। ठीक है ना? तो अब एक बात और समझने की है, अब मुझे कोई और बात समझा सकता है क्या? क्या मतलब? क्या सर? अब एक बात और समझने की कि पित्त और रक्त की समान योनि है ना? जी। तो बाहर से जो रॉ मटेरियल आएगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रव, अम्लम, सरम, कटु, होने चाहिए ये सब। रंजक पित्त, आप ये कह रहे हो ना कि भाई रंजक पित्त जो है वो क्या बनाएगा, यकृत में स्थान तो निश्चित कर दिया। हम ये मानते हैं कि अमाशय में नहीं बनेगा, पित्ताशय में नहीं बनेगा, पक्वाशय में नहीं बनेगा, यकृत में ही बनेगा, क्योंकि यकृत जो है वो उसका बनाने वाला है। लेकिन मैं रॉ मटेरियल दूंगा, और रॉ मटेरियल में क्योंकि पित्त के गुण कौन से हैं, स्नेह, सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रवाम्लम, सरम, कटु, ऐसे 7 पदार्थों से मिलकर बना हुआ जो द्रव्य है वो पित्त, क्योंकि रक्त के समान है, इसलिए मेरे खाने में ऐसे मसाले जरूर होने चाहिए। दैट इज मसाले, कि नहीं? अगर आप मिठाई लेते हो ज्यादा तो रक्त नहीं बनने वाला, ठीक है ना, क्योंकि वो मधुर पदार्थ है। आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको गोलगप्पे खाने पड़ेंगे। रूपिंदर जी हैं? अच्छा, हाँ जी सर, सर है।
है ना। देखो द्रव है, सर मैं मत है, क्या कह रही हैं? नहीं सर, मैंने कहा हूँ मैं आज। हाँ, वो तो मुझे मालूम था कि आप हो। आई एम वेरी शार्प, क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, शार्प ऑब्जर्वर। अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये डॉक्टर की खासियत होनी चाहिए। ये डॉक्टर किस काम का, डॉक्टर कैसा होना चाहिए, पराधान पंडित, जो दूसरे की मन की बात समझ ले। एनीवे, पित्त हमको चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में। अब पित्त ये गुण हो गए, ये क्या हो गए, गुण, है ना। हाँ जी सर। ठीक। हाँ जी सर। अब गुण क्या होते हैं, गुण जो द्रव्य में रहता है, गुण होते हैं सर। गुण जो द्रव्य में रहते हैं, जो द्रव्य में रहते हैं, है ना। तो भाई अब मैं जैसे कि मान लीजिए कि मैं हींग लेता हूँ, मैं अजवाइन लेता हूँ, मैं तड़का लेता हूँ, घी में घी जीरा अजवाइन धनिया का तड़का लगाता हूँ। स्क्रीन ऑन करो। हाँ जी, तो ये क्या है, ये सारा मेरे खून का वर्धन करने वाले हैं कि नहीं। जो ये तड़का लग रहा है, ये तड़के वाली दाल जो है वो कैसी है, ये पित्तवर्धक। पित्तवर्धक। अरे डॉक्टर साहब अभी भी आप पित्तवर्धक। मतलब गुण वही है उनके, गुण वाले जो रक्त का भी करेंगे। क्या है वो, रक्तवर्धक, है ना। जो तड़का लग रहा है वो घी का तड़का लगता है, साथ में हींग का तड़का लगता है, अजवाइन का तड़का, धनिये का, आमचूर वगैरह सब जो भी डल रहा है। भारतीय खाने की कितनी मतलब जबरदस्त मैं तारीफ करूं कि वो आपको कभी भी रक्त रहित नहीं होने देगा, ये तय बात है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, पर एसिडिटी सबको हो रही है, हाँ जी, पर ज्यादातर लोग एसिडिटी वाले मिल रहे हैं। हाँ वो एसिडिटी वाले ज्यादा घूम रहे हैं। कितने वो मन नहीं सब कर पता क्या रहा है, वो इसलिए घूम रहे हैं कि लोग एक्चुअली में अम्ल पित्त के ऊपर मैं 2 महीने पढ़ाऊंगा आपको। 2 महीने कम से कम, अगर मैं लगातार क्लास लूं, 60 क्लास लूंगा तब आपको अम्ल पित्त समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कैसे। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया कि अम्ल पित्त जो है वो कई बार तो ऐसे भी होता है कि अगर आप ये मसाले नहीं ले रहे ना, इस वजह से आपको अम्ल पित्त हो जाता है। क्योंकि अम्ल पित्त 2 प्रकार का है, सद्रव और निद्रव। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा, जैसे आज शुरू में भी मैं कहीं चला गया। तो सवाल ये है। और दूसरा क्या होता है, जो हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं, उस प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी बिकॉज ऑफ द एंजाइटी। जो एंजाइटी न्यूरोसिस है, वो आदमी में जो काम का दबाव है, जो आसपास की आपाधापी है, मतलब हम अपने आप को क्या कहते हैं, वो आनंद से नहीं छोड़ पा रहे हैं, फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। that increases the acidity. That's why the 95% and suffering 95% all people are suffering from ठीक है, ओके। anyway, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कफ उत्पन्न हुआ, यहाँ पर पित्त उत्पन्न हुआ और यहाँ पर वायु। ठीक है जी, जी। यहाँ पर पित्त अवस्था पाक के दौरान यही होगा। और उसके बाद अवशोषण के पश्चात जब आहार रस यहाँ पर जाएगा, इस आहार रस पर तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदि उच्यते पित्त ऊष्मणः सरागेन रक्त तत्वम उच्यते। यानी कि आपने पित्त वाला आहार लिया, पित्तल आहार लिया, जो कि यहाँ पर आया, यहाँ पर मधुर अवस्था पाक, यहाँ पर अम्ल अवस्था पाक और यहाँ पर कटु अवस्था पाक, और उसके पश्चात अवशोषण के पश्चात भूताग्नि के लिए ये क्या, ये किसका क्षेत्र था, जठराग्नि का क्षेत्र था। यहाँ पर पाचक पित्त था, इसी पाचक पित्त के द्वारा भोजन को
परिपक्व करने के पश्चात इस पाचक पित्त के द्वारा पोषित रंजक पित्त से आहार रस पे क्रिया के द्वारा रक्त का निर्माण होता है। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी सर। ठीक। अब ये बात जब हमें समझ में आ गई कि रक्त का निर्माण ऐसे हो रहा है, अब रक्त जो है वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त वो है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा और तब भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आपको अगर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएं तो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाने पर आपको मालूम ये पड़ेगा कि रक्त जो है वो एक्चुअली में क्या कहा गया, क्या कहा गया? जीवन, जीवन कहा गया ना। जीवनम लेपः स्नेहो धारणम पूर्णम, प्रेरणम जीवनम, इसको जीवन कह दिया। क्यों? यकृत प्लीहानौ शोणित जौ, यकृत और प्लीहा दोनों ही किससे उत्पन्न हुए हैं? और लगभग हर ऑर्गन में रक्त का कहीं ना कहीं पहुंचा फंसा हुआ है, लेकिन मोस्ट जो सबसे बड़ी हमारी क्या कहते हैं उसको ग्लैंड है, वह किसकी बनी हुई है? रक्त की। यकृत प्लीहानौ शोणित, यकृत और प्लीहा दोनों ही भ्रूण अवस्था में किससे उत्पन्न होते हैं? रक्त प्रसाद से उत्पन्न होते हैं। और फिर क्या करते हैं? यह रक्त उत्पन्न होकर इस रक्त से बना हुआ जो ऑर्गन है वो क्या उत्पन्न करता है? रक्त उत्पन्न करता है। और स्प्लीन जो रक्त से उत्पन्न हुआ है वो क्या कर संग्रह, किस चीज का संग्रह करता है? रक्त का ही संग्रह करता है। तो आपको ये क्लोज रिलेशन, और जो किडनी है दैट इज मेड ऑफ रक्त प्लस अमेद, है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो यकृत प्लीहानौ शोणित जौ, यकृत और प्लीहा, तो रक्त का इनके साथ संबंध, रक्त से उत्पन्न होता है यकृत, और फिर यकृत जो है वो रक्त को उत्पन्न करता है। दैट्स द प्रोवोकिंग थॉट। ये बात समझ रहे हैं आप? जी। हाँ जी। रजनी जी नहीं सर, समझ रहे हैं आप? लास्ट वाला पॉइंट नहीं सर समझ आया। सर जो ओहो, आप लास्ट लाइन बोल रही है ना, देखो वही तो मैंने कहा था, जो प्रोवोकिंग थॉट ही आपको प्रोवोक नहीं किया ना। हाँ जी रक्त सर। से पूर्णावस्था में क्या कहते हैं, सुश्रुत में ये लिखा हुआ है कि यकृत प्लीहानौ शोणित जौ, यानी कि शोणित से, रक्त से किसका निर्माण होता है? यकृत और प्लीहा का। और रक्त से क्या बनता है? यकृत और प्लीहा, और उसके पश्चात इसी यकृत से जीवन भर रक्त बनता है। जी। अब समझ में आ रहा है आपको बात? हाँ जी। हाँ जी। चलो, और किसी को कोई दिक्कत? मैंने तो पूछ लिया रजनी जी से, अब मुझे लगता है किसी और से भी पूछने बोलेगा सर मुझे भी नहीं आई समझ में बात। आ रही है समझ में? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर। होके रक्त को ही पैदा कर रहा है। हाँ जी, मतलब रक्त से खुद बन के रक्त को ही फिर बना रहा है। दैट्स व्हाई यकृत जीवन। अब उसके बाद आप ये देखोगे, ये हाथ जो है ये लिवर से जुड़ा हुआ है जी। हाँ जी। लेफ्ट हैंड जो है वो स्प्लीन से जुड़ा हुआ है ना? दैट्स व्हाई क्या हुआ, ये मांस का लोथड़ा था। ये क्या था? मांस का लोथड़ा था। फिर ये यहाँ से कट हुआ। क्या हुआ? कट हो गया। यहाँ पे भी कटा। फिर भी ये संबंध इसका था। दैट्स व्हाई asked कि if the person is suffering from यकृतोदर or hepatomegaly, you should रक्त मोक्षण in this point. And if the person is suffering from splenomegaly, you should let the blood in the left cubital.
के बैटल पे। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। हाँ जी समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो जो कलल है वो एक्चुअली में क्या है, जिसको आप बहुत ध्यान से, शरीर की सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना आप ध्यान से समझते चले जाएंगे उतना ही गहरा उतरते चले जाएंगे, और वो आपको कहाँ ले जाएगा, अंततः वो आपको अव्यक्त पर ले जाएगा। ये पूरा ये जो है ना, ये तो केवल घुमा रहा है आपको। ये जब आपने इसको सूक्ष्मतः सोचने का प्रयास किया तो अंततः ये आपको कहाँ ले जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोगों की बुद्धि कहाँ रहती है, क्या रहती है, मूलाधार चक्र में। ठीक है, कहाँ रहती है, मूलाधार चक्र में। फिर उसके बाद थोड़ा सा उठते हैं तो स्वादिष्ठान में आ जाती है, फिर थोड़ा सा उठते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं भाई खाने पीने पे ध्यान देते हैं, तो उनकी एनर्जी सारी कहाँ रहती है, मणिपुर चक्र में रहती है। ठीक है, और उससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो उनकी सारी एनर्जी अनाहत चक्र में रहती है, उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं तो विशुद्ध चक्र में, और उससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो कहाँ पर शक्ति हो जाती है, अंजना चक्र। आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र के पश्चात सहस्त्रसार चक्र। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट देयर मूलाधार चक्र। सब लोगों को खाना पीना और सेक्स बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। लॉट ऑफ द एनर्जी गोइंग इन दिस सेक्शन एरिया। एम आई राइट और नॉट? राइट सर। हाँ जी सर। ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं, यहां से मैं आपको एक रक्त को बता देता हूं कि जो वीर जो है, जो यहां से निकल जाना चाहिए था, आपने नहीं निकाला, इसकी गति कैसी हो जाएगी, ऊर्ध्व। ऊर्ध्वगति। जी सर। दैट इज कॉल्ड ऊर्ध्वरेता। दैट इज कॉल्ड ऊर्ध्वरेता। और जब यह वीर ऊपर की ओर जाने लगा, आप देखिए, सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात समझा सकता हूं कि इसको वैज्ञानिक रूप से भी आपको समझा सकता हूं। कैसे कि जब माता गर्भ का धारण करती है तो उसको अनार्तव हो जाता है। क्या हो जाता है, अनार्तव। यानी कि अब उससे जो प्रत्येक 28 दिन में रक्त आ रहा था वो नहीं आता, और वो अनार्तव अब जो है, वो आर्तव अब क्योंकि नीचे की ओर गति नहीं कर रहा, वो ऊपर की ओर गति करके लेक्टिविफेरस में जाकर क्या बना देता है, स्तन्य बना देता है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। रस की उपधातुएं दो हैं, एक स्तन्य और एक आर्तव। और जब आर्तव का निर्माण नहीं हो रहा तो किसका निर्माण होने लग जाता है, स्तन्य स्तन्य का निर्माण हो जाता है। आर्तव कैसा है, आग्नेय, और स्तन्य कैसा है, सौम्य। और देखिए वो इतनी वाइटलिटी लाता है कि जब वो जो 9 महीने तक रुका रहा, जिसने कि माता की नाड़ियों में दुग्ध को उत्पन्न कर दिया, जो नवजात शिशु है वो सबसे पहले क्या लेता है, दुग्ध पीता है। और दुग्ध को क्या कहा गया है, जीवन। समझ में आती है बात? हाँ जी सर। जी सर। समझ में आ रही है ना बात आपको? हाँ जी सर। क्या है कि जैसे कि हम आज्ञा चक्र को, ये इन चक्रों को जागृत करना होता है। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर एक्साइटेड तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई आपकी बॉडी में एक्साइटेशन हो रहा है, उस एरिया में ब्लड जो है वह आ जाता है। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत है तो सारे खून की सप्लाई कहाँ होने लगेगी, मस्तिष्क में। ठीक है ना। उसी को तो कहते हैं कि भाई देखिए अब इसको जो है ये त्रिकालदर्शी हो गया। पर हम कहाँ फंसे हुए हैं एक्चुअली में, हम तो कहाँ फंसे हुए हैं, मूलाधार में। धर्म अर्थ और काम तक की ही दौड़ है। वो जो चौथा पार्ट है दैट इज
उसके बारे में सोचना भी पाप है। ऐसा लोग सोचते हैं। पर we are the search, we all doctors, we all human beings are searching for the आनंद। किसकी खोज में है? आनंद की। अब वो दो चीजें से हो सकता है कि एक दो एरिया है, एक तो मूलाधार चक्र है जहां पर वीर के उत्सर्ग से आनंद की उत्पत्ति होती है, और एक व्यक्ति जो वीर जब आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाता है तो वो सदा के लिए आनंदित हो जाता है। एक शुद्र आनंद है और एक परमानंद है। आज इतना ही रखते हैं। इस परमानंद के साथ मैं पुनः पी वारियर जी को नमस्कार करता हूं, और रक्त पर हम चल पड़े हैं जो द्वितीय धातु है और इसका कार्य जीवन है। इस प्रकार से यह बनती है, इसका इतर धातुओं के साथ क्या संबंध होता है, इसका आश्रय भाव क्या होता है, किस प्रकार से इसके विकार उत्पन्न होते हैं और उन विकारों को किस प्रकार से ठीक किया जाता है, और रक्तसार पुरुष आदि इनके बारे में चर्चा जो है वो इस मंथ होगी। कोशिश ये करेंगे कि उसको जल्दी जल्दी निपटा सकें। धन्वंतरी जी को पुनः प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर जो सुबह सबने क्वेश्चन डाला था उसका जवाब दे दिया डॉक्टर रोली ने जो डाला था? क्या डाला था? एक हर्निया था उस पेशेंट को, और दूसरी वो लिवर में प्रॉब्लम थी, कैल्सिफिकेशन। तो बहुत आंसर आ गए थे ना, उसमें क्या था? अच्छा सर आपका नहीं आया था ना आंसर? मेरा आंसर उन्हीं में से, देखिए क्या होता है कि ये मैं कई बार कह चुका हूँ, एक पेपर लीजिए और पेपर पर सबको लिखकर पहले लक्षण संग्रह और फिर इनको इंटरकनेक्टेड करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना? परंतु ऐसा अभ्यास अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं। उसको तो वो मैंने कोशिश की पर उसमें लिखा नहीं। मेरे ख्याल से जब हर्निया डेवलप हो गया वो तो सर्जरी से ठीक होगा, वो नहीं, उसकी स्ट्रेंथिंग नहीं हो सकती वॉल की सिर्फ मेडिसिन से। क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है डॉक्टर। अच्छा, जैसे हुआ है वैसे रिवर्स हो जाएगा। ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है ना? अभी हर्निया, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हर्निया यानी कि वृद्धि रोग है ना, यानी कि वात का प्रकोप। हर्निया यानी कि किसी भी ऑर्गन का अपने स्थान से च्युत हो जाना। स्रंस व्यास वेदसाप स्रंस, पहला लक्षण वात प्रकोप का यही है। तो कहां पर लिखा हुआ है कि भाई जो स्रंस हो जाए वात के संसर्ग को आप ठीक नहीं कर सकते? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा, नहीं। स्रंस व्यास व्यद स्वाप सात रुक तोद भेदनम ददर, फर्स्ट लक्षण ऑफ स्रंस। स्रंस माने कि वात की वृद्धि होकर और वायु जो था, जो ऑर्गन था, वो अपने स्थान से च्युत हो गया। हाँ जी, पर देखा नहीं ना कोई ठीक होता ऐसा केस। हाँ जी, मतलब देखा नहीं ना ऐसा कोई हर्निया वाला कि मेडिसिन से ठीक हुआ। देखने की बात देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये कोई देखने दिखाने वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं, अब तो आपको दिखाना है। पीपल आर वेरी ईगरली टू सीइंग यू, वो बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहे हैं। अब हर कोई अगर यही देखें कि कोई दिखाएगा तो मैं देखूंगा, ऐसा नहीं करना, दिखाने वाला बनना है, ठीक है ना? दैट्स व्हाई वो लक्षण देकर, और बहुत सिंपल सी बात है, उसको देखना है, उस पर कार्य करना है। सर अग्निकर्म से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपसे मैंने पूछा था, एक पेशेंट ठीक हो गया वो मेरा ना, अम्बिलिकल हर्निया वाला। आपने बताया था वो पॉइंट साइड में पहले करना, फिर सेंटर में। मैंने उसकी 14-15 सिटिंग की हैं और 90% तक उसका ठीक हो गया। मेरे पास पटियाला में जब अग्निकर्म का सेमिनार हुआ था तब पटियाला का ही एक ईएमओ मेरे पास आता था। पटियाला से तो नहीं था वो, मेरे ख्याल से संगरूर से था या कहाँ से था, आई डोंट नो, न्यूली ही लगा था। संगरूर से था सर, संगरूर से आया था। हाँ जी सर। तो he got benefited from अग्निकर्म।
तो भाई ये तो आपको देखना है। मुझे भी सर बहुत बेनिफिट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले जिन लोगों में मैंने किया है। सर अग्निकर्म में तो मेरा भी रिजल्ट बहुत मिले अच्छा हुआ है। हैं? सर अग्निकर्म में मुझे भी काफी मतलब अच्छा मिला रिजल्ट। देख लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर कंवल तो ये सोचती हैं कि मैं कब करूंगी, शलाका तो उन्होंने मंगवा रखी है, मेरे ख्याल से अगले जन्म में करेंगी, हिम्मत ही नहीं ला पा रही है। सर शलाका मिल जाएगी आपसे? शलाका तो शलाका को चलाने वाला दिल चाहिए डॉक्टर साहब, शलाका का तो क्या ही है। सर 2 मेरी खराब हो चुकी हैं कर करके शलाका। ऐसे होता है डॉक्टर साहब, जो पढ़ता है ना, आपको बताऊं कि लोगों की चरक जो है वो वैसी की वैसी रखी रहती है, बिल्कुल नहीं होगी। जो पढ़ते हैं ना बेचारे, उन्हीं की खराब होती रहती है, जिसकी कोई हद नहीं। एनीवेज पढ़िए बहुत अच्छा आप लोग ना, और मैं जवाब दूंगा इसका। कल एक्चुअली में हम एक दिन रखते हैं जिसपे मुझे 4-5 जो केसेस हैं। एक तो डॉक्टर ममता ने मुझे एक केस भेजा था हैबिचुअल अबॉर्शन का, एक डॉक्टर सीमा पंकज पटेल ने दिया 2, एक डॉक्टर रजनी यादव ने 2 केस देखे, 4। हम उन 4-5 केस को कल टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी।